सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑलरेडी हमने हिंदी व्याकरण के 100 से अधिक महत्वपूर्ण वीडियोस, ट्रिक और प्रैक्टिस सेट के डाल रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे जरूर एक प्रश्न आता है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कि दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कब किसको टिक करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए संज्ञा के भेद मुख्यतः कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अन्य वे भेद भी होते हैं जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये चौथा नंबर है और ये 5वां है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 3 कब हमें टिक करना है और 5 कब टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दूसरा प्रश्न ये बनेगा संज्ञा के मूलतः भेद कितने होते हैं? तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। यही सेम चीज़, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन प्रश्न अगर ये बने कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तब ये टोटल आपके 5 हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको 3 कब लगाना है और 5 कब लगाना है। मुख्य भेद और मूलतः भेद जब भी हो तो आपको 3 आंसर टिक करना है। कुल भेद लिखा हो तो आपको 5 आंसर टिक करना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे क्लियरली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में भेद के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बनते हैं। तो पहले जान लीजिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई शब्द दिया गया हो और आप उसे पढ़ने पे किसी एक जगह पर घूम फिर के पहुँच जाएँ तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। अगर आप घूम फिर के उस जगह पर नहीं पहुँच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए गंगा। अब मैंने कहा जब गंगा ये शब्द दिया गया कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो आपका ध्यान जाएगा गंगा, यानी कि गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब आप घूम फिर के किसी एक जगह पर पहुंच गए, शब्द से ही आप तुरंत पहुंच गए। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वहीं पे नदी, मैं कहूँ नदी क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, तो आप कहेंगे नदी? कौन सी नदी? भारत में तो बहुत सी नदियाँ हैं, तो किस नदी की बात हो रही है? यानी आप घूम फिर के किसी एक जगह पर नहीं पहुँच पाए। तो ये क्या हो गया? नदी क्या है? जातिवाचक, जबकि गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक। अब बात कर लेते हैं ताजमहल की। ताजमहल, अब आपको घूम फिर के किसी एक शब्द पर पहुँचना है, किसी एक जगह पे कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट पे पहुँचना है। तो ताजमहल, तो आपका तुरंत दिमाग क्या आया? ताजमहल, अच्छा वो जो आगरा में स्थित है। तो आप तुरंत एक जगह पर घूम फिर के पहुँच गए। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब यहीं मैं बात कर लूँ धरोहर की, क्योंकि ताजमहल क्या है? एक धरोहर है। तो अगर मैं कहूँ धरोहर क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, तो आप कहेंगे धरोहर तो बहुत सी जगह पे है। किस धरोहर की बात हो रही है? यानी आप घूम फिर के किसी एक जगह पर नहीं पहुँच पाए, तो धरोहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण जैसे शब्द आया कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, आपने कहा रामायण, अच्छा जिसमें राम और सीता और लक्ष्मण थे, इसका मतलब आप घूम फिर के किसी एक जगह पर पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यही मैं बोल दूं पुस्तक या ग्रंथ लिख दूं, क्योंकि रामायण तो एक पुस्तक ग्रंथ थी, तो अगर मैं पुस्तक का पूछूं कि व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक, तो आप कहेंगे पुस्तक। किस पुस्तक की बात हो रही है? मतलब आप घूम फिर के किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पुस्तक तो बहुत है, कोई एक यूनिक पुस्तक का नाम नहीं बोला गया। इसका मतलब पुस्तक क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। आपको दोनों ही एक साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जातिवाचक, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पर्वत का नाम ले लिया, वही ट्रिक आपको लगानी है। पर्वत, तो आप क्या घूम फिर के किसी एक जगह पर पहुंच पाए? पर्वत तो बहुत जगह है, विश्व में बहुत से देशों में भी है। इसका मतलब आप घूम फिर के किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाए, तो पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, ठीक है। कुत्ता का ले लेते हैं। कुत्ता, किस कुत्ते की बात हो रही है? कोई स्पेशल कुत्ते का नाम है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। नदी का देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको गंगा नदी बोल रहा हूँ या ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ तो आप घूम फिर के उस नदी पर पहुंच जाते हैं कि अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गया नदी, तो कौन सी नदी? आप घूम फिर के कहीं पे नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? जातिवाचक। तो जब कोई शब्द दिया और घूम फिर के
वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा, और जब घूम फिर के नहीं पहुँच पाएंगे तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। अब बताइए, मनुष्य, मनुष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो सबसे पहले मनुष्य, ये घूम फिर के किसी एक जगह पे पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो बहुत सारे हैं। किस मनुष्य की बात हो रही है? क्या रामचंद्र जी की बात हो रही है? अगर रामचंद्र की बात होती तो घूम फिर के आप पहुंच जाते, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया, जब घूम फिर के कहीं नहीं पहुंचते हैं तो होता है जातिवाचक। तो ये हो गया मनुष्य आपका जातिवाचक। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली, दिल्ली से आप घूम फिर के कहीं पहुंच रहे हैं, शब्द जो दिया व्यक्तिवाचक हो गया या जातिवाचक? तो यहाँ पर दिल्ली क्या है? दिल्ली देश की राजधानी है। अच्छा, दिल्ली वही जो देश की राजधानी है, इसका मतलब आप घूम फिर के एक जगह पर पहुँच गए। तो जब भी घूम फिर के पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक हर जगह लगेगी और आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गाँव की बात कर लेते हैं। अब गाँव दिया गया है, इतना टफ क्वेश्चन है, ये व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा? तो देखिए, व्यक्तिवाचक, इसका मतलब आप घूम फिर के कहीं पहुँच रहे हैं, किस गाँव की बात हो रही है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यानी घूम फिर के आप कहीं नहीं पहुँच पाए। और जब भी ऐसा हो तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, जब घूम फिर के नहीं पहुँचते हैं। हनुमान लिखा हुआ, अब ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो आपने कहा अच्छा, हनुमान वही जो रामायण में थे, यानी घूम फिर के आप कहाँ पहुँच गए? रामायण पर पहुँच गए। जब किसी एक कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुँच जाए तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं लड़का की। लड़का क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो आप किस लड़के की बात हो रही है, आपने क्वेश्चन किया तो आंसर मिला पता नहीं कौन सा। लड़के तो बहुत हैं, पूरे वर्ल्ड में लड़के भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब जब भी आप किसी कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर ना पहुँचे तो वो क्या हो जाता है? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों का वाक्यों में प्रयोग होता है तो वह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे देखिए, लंका का राजा रावण था। अब यहाँ पे आपको बताना है रावण व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो शब्दों में था, लेकिन अब क्या हुआ? वाक्य में प्रयोग। तो वाक्य में प्रयोग करने पे थोड़ा सा बदल जाती हैं चीज़ें। तो अब आपको इसको बताना है। तो देखिए, लंका का राजा रावण था, यानी ये उसी रावण की बात हो रही है। ट्रिक यही है कि आपको देखना है कि जिसका नाम दिया गया है ये उसके बारे में है या कुछ अलग है। जैसे अभी आपको समझ में आएगा, लंका का राजा रावण था, तो बिल्कुल सही बात है, लंका का राजा रावण था। और आपको अंडरलाइन वाले का ही बताना है, तो यानी घुमा फिरा के उसी रावण की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, देश में रावणों की कमी नहीं है, ये प्रश्न है। यहाँ पे भी आपको रावणों का ही बताना है कि व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा। तो देखिए, अब देखिए ट्रिक क्या है कि आप घूम फिर के उसी जगह पर पहुँच पा रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में रावणों की कमी नहीं है। जब भी वाक्य में प्रयोग हो तो आपको यही ट्रिक लगानी होगी कि ये उस रावण की बात हो रही है या किसी और रावण की। देखिए, देश में रावणों की कमी नहीं है, यानी कि ये आज के रावण की बात कर रहा है, उस रावण की बात नहीं कर रहा है जो लंका का राजा रावण था। इसका मतलब जब भी आपको पता चले कि आज क्या कुछ बात हो रही है, वो रावण नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि ये उस विभीषण की बात नहीं कर रहा है। ट्रिक यही है कि आपको जब भी वाक्य में प्रयोग होगा और उसे पहचानना है कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि ये आज, क्या ये आज के बात कर रहा है या उस विभीषण की बात कर रहा है। तो आंसर आया कि ये समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, मतलब ये आज के बात कर रहा है, आज के विभीषणों की। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक, ना कि व्यक्तिवाचक। जो लोग व्यक्तिवाचक लगाएंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विभीषण ने राम की मदद की थी। विभीषण ने राम की मदद की थी, यानी ये उन्हीं विभीषण की बात कर रहा है जिन्होंने राम की मदद की थी। ये वही विभीषण है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये आज के विभीषण की बात नहीं कर रहा है। ये वही विभीषण है जो विशेष विभीषण जिन्होंने राम की मदद की थी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। अब दोस्तों, भाववाचक संज्ञा पहचाने कैसे? तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्वा, ता और प्लस प्रत्यय। अब दोस्तों, अगर आपको प्रत्यय नहीं पता है तो ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाया है ट्रिक का, जरूर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मतलब पन, त्वा, ता और प्रत्यय कहीं पे भी मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए, स्त्रीत्व, अब इसमें क्या मिल गया? त्वा मिल गया ना, तो जैसे ही त्वा मिल गया
आपका क्या हो गया भाववाचक। मित्रता में क्या मिल गया, देखिए ता मिल गया, ये ता मिल गया तो ये भी आपका क्या हो गया भाववाचक संज्ञा होगा। ऐसे आप पता कर लेंगे। मोटाई, मोटा धन ई क्या होता है दोस्तों, ये प्रत्यय होता है। तो जैसे ही प्रत्यय मिल गया आप लोगों का हो गया। अब देखिए बुरा, बुरा में प्रत्यय नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसमें ई कर दें बुराई तो ये क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय होता है तो ये भी क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यानी कि जो बुरा होता है वो तो भाववाचक संज्ञा नहीं होता, लेकिन अगर हम वहीं बुराई कर दें जिसमें कि आपको ई प्रत्यय मिल रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए पढ़ाई, पढ़ाई में क्या मिल रहा है, ई प्रत्यय मिल रहा है। बचपन में क्या मिल रहा है, पन मिल रहा है। तो जहाँ भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी पन, त्वा, ता और प्रत्यय, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक। ये सब बहुत ईजी है, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी आदि, ये सारे ही क्या हैं द्रव्यवाचक हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों समूहवाचक या समुदायवाचक। दोनों का नाम एक ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि समूहवाचक लिखा रहता है और आप पढ़ के गए समुदाय तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्द को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, इससे भी आपको समूह का बोध हो रहा है। मेला, सभा, कक्षा, परिवार और पुस्तकालय।